खड़े ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम बात करेंगे वफाकी बजट 2020-21 के हवाले से। और बजट के हवाले से जैसा कि आपके इल्म में है कि बहुत सारी बातें इस वक्त मार्केट में हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, पेंशनों में इजाफा नहीं हुआ, और खसारे का बजट है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इस हवाले से जो गलत फहमियाँ हैं और जो इस वक्त तक की सूरत हाल है, क्योंकि आम आदमी बजट को समझने से कासिर है, उसके नज़दीक ये एक आदाद शुमार का गोरख धंधा है। तो हमने दो एक्सपर्ट जो हैं माहिरीन, उनका हमने आज पैनल तश्कील दिया है, जिससे हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि वफाकी बजट में मेरे और आपके लिए क्या है, जिंदगी में आसानी आ रही है या मुश्किल आ रही है। बहुत शुक्रिया मैं दोनों सीनियर दोस्तों का जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह साहब, जो कि डॉन टीवी में चीफ रिपोर्टर हैं और इकानमी पे इनकी बड़ी गहरी नज़र है और इसको अरसा दराज से कवर करते आ रहे हैं। जबकि हमारे दूसरे पैनलिस्ट जो हैं वो रियाज तहीम साहब हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, और ये ना सिर्फ इकानमी बल्कि पावर और क्या कहते हैं वाटर और इस जानिब जितनी भी इस किस्म की बीटें हैं वो सारी की सारी करते चले आ रहे हैं। तो इन दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज करते हैं सनाउल्लाह से। अच्छा सनाउल्लाह साहब, ये बताइएगा कि ये जो बजट है इस दफा का, इसका नट शेल क्या है आम आदमी को समझाने के लिए कि इस बजट में क्या है, आम आदमी के लिए क्या देखिए है। देखिए बात शहजाद ये है कि बजट होता क्या है। बुनियादी तौर पर बजट होता है आमदन और अखराजात का तखमीना होता है जो अगले साल के लिए लगाया जाता है। अब ये जो बजट है ये बेसिकली इसमें जो आमदन का तखमीना है उसी की बुनियाद पर अखराजात होते हैं। अब जो आमदन का तखमीना लगाया गया है वो बुनियादी तौर पर अजम्पशन की बुनियाद पर लगाया गया है। एक अजम्पशन लगाई गई है कि ये शायद ये इस किस्म के हमारी आमदन इतनी हो जाएगी और इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए हमें इसमें जो आमदन है और जो एक्सपेंडिचर है जो फेडरल का है, इसमें प्रोविंसेस का नहीं है, उसमें तकरीबन कोई 3400 अरब रुपए का डेफिसिट आएगा। आपको पता है पाकिस्तान का बजट तवील अरसे से कई दिहाइयों से खसारे में ही चल रहा है और कभी भी सरप्लस नहीं आया। शायद 60 की दिहाई में एक आध मरतबा सरप्लस आया था, उसके बाद पहली मरतबा मुसलसल मेरा ही ख्याल है खस कायद आजम की जिंदगी में ये सरप्लस आया था, उसके बाद अगले साल ही ये माइनस में चला गया और फिर 60 की दहाई में एक आध दफा ऐसा हुआ। बस फिर उसके बाद से ये मुसलसल खसारे में है। तो ये एजम्पशन की बुनियाद पर है और जो कोरोना की सूरत हाल है उससे ये सारी चीज़ें लिंक हैं। अगर आप एजम्पशन देखें तो आप जिसमें इसमें इन्होंने कहा है कि एफबीआर का जो रेवेन्यू है, ये कहते हैं टैक्स कोई नहीं लगाया लेकिन रेवेन्यू आपका जो इस साल 3.9 ट्रिलियन जिसको 2900 अरब कहते हैं, वो आइंदा साल इन्होंने कहा है कि जी ये तकरीबन 4.9 ट्रिलियन तकरीबन 4900 अरब रुपए 4900 अरब रुपए हो जाएगा या इससे ज़्यादा हो जाएगा। एक तो आपने टैक्स कोई नहीं लगाया, बकौल इनके लगा तो होगा लाजमी बात है, लेकिन उसमें ये अगर कोरोना की सूरत हाल प्रोलॉन्ग होती है और बिजनेस नहीं खुलते और दुनिया बंद रहती है, क्योंकि दुनिया से ये लिंक है चीज़ें सारी, तो आप ये रेवेन्यू कैसे हासिल करेंगे। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट है, जो एफपीआर का टारगेट नहीं होता, वो तकरीबन 1600 अरब रुपए लगाया गया है, जिसमें आप अंदाज़ा करें जो लोगों को नहीं पता, जो एक पेट्रोलियम पर पीडीएल है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, रियाज इसको बेहतर जानते हैं, वो इस साल 210 या 216 अरब का टारगेट था जो ये 250 अरब रिकवर करेंगे करंट ईयर में। नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है इनका 450 अरब रुपए है। तो क्या करेंगे पेट्रोल की कीमतों पर, ये क्या आया कि 50 रुपए फी लीटर पीडीएल करेंगे जो इस वक्त 26 रुपए 28 रुपए फी लीटर है, जो किसी ज़माने में 6 रुपए और 8 रुपए फी लीटर होता था। तो ये अजम्पशन है, ये किस तरह करेंगे, उसको 450 अरब रुपए किस तरह रिकवर करेंगे, मुझे समझ नहीं आती। और मुझे लग रहा है कि डिज़ास्टर होगा आइंदा साल भी जिस तरह इस साल हुआ है। इस साल बजट डेफिसिट जो इन्होंने बताया है वो 9.4% है, जो कि क्लोज जब होगा बजट 30 जून तक तो ये डबल डिजिट में भी चला जाएगा। मतलब है कि 10% से भी बढ़ जाएगा, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब ये है कि आपको उतने पैसे फिर कर्जे लेने पड़ेंगे और ये 3,500 4,000 अरब रुपया होगा और अगले साल भी यही होगा। 3,400 अरब तो वो मान रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर डेफिसिट होगा, लेकिन अगर ये रेवेन्यू नहीं होता और एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं जिस तरह इस साल भी
5.4 ट्रिलियन इन्होंने सप्लीमेंट्री बजट लिया है। एडवाइज़र तो कह रहे थे, रियाज सईम उधर बैठे थे, कि हमने कोई सप्लीमेंट्री बजट नहीं दिया, लेकिन जो बुक बता रही हैं, जो पार्लियामेंट में इन्होंने सप्लीमेंट्री बजट जमा कराया है, उसके मुताबिक तकरीबन कोई 5.4 ट्रिलियन, सॉरी 544 रुपए का इन्होंने सप्लीमेंट्री, मतलब है कि जो बजट पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ था उससे ज़्यादा खर्च किए हैं। और उसमें ज़्यादातर जो खर्चे हैं उसमें 75 अरब रुपए डिफेंस वालों ने लिए हैं, जिस पर वो शुक्रिया अदा कर रहे थे जनरल बाजवा का कि उन्होंने बजट फ्रीज कर दिया। डॉक्यूमेंट्स तो बता रहे हैं कि बजट डिफेंस का फ्रीज ही नहीं हुआ, उन्होंने 75 अरब रुपए एडिशनल हासिल किए हैं। इसी तरह बाकी आपका जो ये क्लाइमेट आई है, जो वबा आई है, इसमें 200-250 अरब रुपए एडिशनल खर्च हुए। और बाकी चीज़ों में, सब्सिडीज़ में और इन चीज़ों में, तो नेक्स्ट ईयर भी ये होगा। फिर आपके हंगामी जो अखराजात हैं वो आएंगे अगर कोरोना की सूरत हाल रहती है, टट्टी दल है, बाकी चीज़ें हैं, फूड का कोई बहरान आता है, कोई और इशू आता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अजम्पशन की बुनियाद पे है। और अगर ये मज़ीद भी इसमें एक्सपेंडिचर करें और कोई प्रेशर आए इनके ऊपर, मतलब है कि पेंशनर का है, तनख्वाहदार का है, मिड में कोई मसला आ जाए या फाइनेंशियल ईयर के शुरू में आ जाए, तो वो बाकी पैसे कहाँ से लाएंगे। तो फाइनेंशियल जो सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, वो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की बहुत ख़राब है। और ये बजट एजम्पशन पर मबनी है, और अगर इसी तरह इन्होंने इसको चलाना है तो मुझे नहीं लगता कि ये सारे टारगेट, चाहे उसमें जीडीपी का टारगेट है, जो ग्रोथ का टारगेट है, वो भी बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, बाकी रेवेन्यू का टारगेट मुश्किल नज़र आ रहा है। आपका एक्सपोर्ट का टारगेट इन्होंने $22 बिलियन का रखा है नेक्स्ट ईयर का। आधी से ज़्यादा दुनिया बंद पड़ी है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद पड़ी है, तो ये टारगेट किस तरह पूरे होंगे। तो ये जो सादा अल्फाज में ये है कि ये एक ख्वाहिशात पर मबनी बजट इसको कह सकते हैं, अजम्पशन है कि इस तरह होगा तो इस तरह हो जाएगा, लेकिन वो उसमें चांसेस कम है। बजट कभी भी एजम्पशन की बुनियाद पर नहीं बनाया जाता, बड़े सॉलिड किस्म की आपके पास हर चीज़ के फिगर होने चाहिए, टारगेट होने चाहिए। दुनिया में मजाक बनता है, जो इंटरनेशनल मालियाती इदारे हैं फिर बाद में इसको मजाक बनाते हैं कि आपने तो ये टारगेट रखा था, और आप इससे, जिस तरह इस साल ग्रोथ का टारगेट था, ग्रोथ का टारगेट आपका 3.5% था, और आपकी ग्रोथ हुई है नेगेटिव में। और आपका -4, जो बजट, जी, माइनस जीरो, माइनस -0.4। 4 जी। इसी तरह जो आपने बजट डेफिसिट का टारगेट रखा था वो भी जो है 5% या 5.5% था, वो जाके क्लोज होगा तकरीबन 10% पे। तो ये सारी चीजें 9 से तो ऊपर आपको, ही होगा, 9 से तो ऊपर ही नहीं नहीं, होगा, नौ 10 ना भी हो। 9.4% तो इन्होंने अपने जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें एक्सेप्ट किया कि 9.4% होगा। लेकिन मुझे नजर आ रहा है ये डबल डिजिट में जाएगा, 10% पे बढ़ेगा, और उसके लिए फिर आपको कर्जे लेने पड़ेंगे। और इसके साथ एक कर्जों का भी इशू है कि माजी में अगर ये देखते थे, ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी ने 5 अरब रुपए डेली के हिसाब से कर्जे लिए, और उसके बाद नून लीग ने कोई 10 अरब 8 अरब रुपए डेली के लिए। तो इनका जो हिसाब किताब बनता है वो तो 18-19 अरब रुपए पर डे जो है ये कर्जे ले रहे हैं। तकरीबन 13,000 अरब का गुज़श्ता 2 साल में जो आपका कर्ज है, जो आपका डेट है पाकिस्तान के ऊपर, वो बढ़ गया है। तो ये सारे इश्यूज हैं, वो अदा भी करना है, आपकी इंटरेस्ट पेमेंट भी आ रही हैं, डेफरमेंट ज़रूर हुई है, G20 ने की है, सऊदी अरब और चाइना भी आपके कर्जे डेफर कर देगा, लेकिन वो 6 मंथ के लिए करेगा। दिसंबर के बाद क्या करेंगे, पेमेंट्स तो आपको करनी है, फिर चले ये तमाम इदारों ने नहीं की। जी जी। ये रियाज तहीम साहब से पूछते हैं ना जरा कि दिसंबर के बाद क्या करेंगे। रियाज तहीम साहब, आपने सनाउल्लाह साहब की पूरी बात सुन ली है। इसमें उन्होंने एक मेजर पॉइंट तो लेवी का उठाया, लेवी पे चले बात करेंगे, चूंकि लेवी अलहदा से एक सब्जेक्ट है। क्योंकि जब भी कीमतें इंटरनेशनल सतह पे कम होती हैं, हमने उसका रिलीफ पूरे का पूरा सार्फ को पास ऑन करने की बजाय हमेशा उस लेवी का फायदा उठाते हुए उसमें इजाफा करते रहे, और जैसे सनाउल्लाह ने कहा 6 से 26 रुपए पे चली गई। ये बताइए कि ये अजम्पशन की बुनियाद पर तो ये नहीं, सारे ही बजट अजम्पशन की बुनियाद पर तैयार होते हैं। आपकी नजर में ये जो बजट है, इससे बेहतर बजट बनाया जा सकता था क्या? हुकूमत के पास में कुछ और भी था? रियाज, आपकी आवाज नहीं आ रही। रियाज, आपकी आवाज, यार रियाज, रियाज साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। चले रियाज साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि रियाज साहब की आवाज नहीं आ रही। सनाउल्लाह साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इसमें और क्या कर सकती थी, आपकी नजर में इनके पास क्या गुंजाइश थी? देखें शहजाद, बुनियादी तौर पर मुझे जो नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कैपेसिटी का इशू है। जब इस किस्म की सूरत हाल होती है, पूरी दुनिया में ये सूरत हाल है, तो फिर आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन देखने पड़ते हैं आपको। कोई पाकिस्तान में जो इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, जो IMF बेस्ड सिस्टम है, IMF प्रोग्राम में है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में फेल हो चुका है। ये जो इकनॉमिक की पॉलिसी है जो हमारी गुज़श्ता 2-3 दिहाइयों से चल रही है, वो सेम यही चल रही है कि आप एक रिवायती तरीके से आप देखते हैं कि जी अगर आपका टैक्स कम हो रहा है तो फलाने पे लगा दें, इस पे लगा दें, इससे रिकवर कर लें। और आपकी जो खासकर जो आपका जो हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। और करंट अकाउंट डेफिसिट उसी वक्त दुनिया में वो जो है उसको काबू पाया जा सकता है जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। आप एक्सपोर्ट उस वक्त बढ़ती है जब आप इंडस्ट्री को आप खड़ा करते हैं। जिस तरह चाइना में है, मैंने काफ़ी विजिट की है। चाइना में कोई अगर इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करता है या ख्वाहिश जाहिर करता है तो उसको प्लॉट फ्री मिलता है, उसको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। और इंसेंटिव जो भी वो देते माल हैं। तैयार, जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान में ये सूरत हाल है नहीं। लेकिन और एक और जो सबसे बड़ा डिजास्टर है इस हुकूमत का, सॉरी, वो बड़ा जो पॉलिटिकल इस्तेकाम है, सियासी इस्तेकाम है। जो माजी में भी सारी दुनिया में ये होता है कि अगर आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं है तो ना आपकी इकानमी चल सकती है, ना आपका सोशल सेक्टर डेवलप कर सकता है, ना आपके मुल्क में कानून साजी हो सकती है, ना बाकी काम हो सकते हैं। चले, एक बात तो गुज़श्ता समझ दो आ गई साल सनाउल्लाह के इंसेंटिव होने चाहिए ताकि एक तो हम जो एक्सपोर्ट है उसकी हौसला अफजाई कर सकें, प्रोडक्शन की हौसला अफजाई कर सकें। इसके अलावा फर्दर और क्या मुमकिन था हमारे लिए? देखिए शहजाद, इस वक्त जो ज़रूरत है, जो इन्होंने एक इन्वायरमेंट पैदा कर दिया है गुज़श्ता 2 साल के दौरान, ना सिर्फ पूरे माशरे को, हर तबके को इन्होंने डिवाइड कर दिया है। एक नफरत पैदा कर दी है। सियासी माहौल में नफरत है, आपके नौजवानों में नफरत है, आपके मीडिया को डिवाइड किया है, हर सेक्टर को डिवाइड कर दिया। और 2 साल के अंदर जो माहौल बना है यह डिजास्टर है, मैं इसको समझता हूँ। आपको मुल्क के अंदर सियासी अफवाह व तफहीम पैदा करनी पड़ेगी अगर आपने इस मुल्क की मीशत को, आपने इस मुल्क के कल्चर को, इस मुल्क की बाकी जो सेक्टर है उसको बेहतर करना है। चले चले, वरना मुझे ये नजर ये नहीं जो आ रहा पॉलिटिकल इस कल्चर की नफरत को। आपने बात, जो आपने पॉलिटिकल कल्चर की बात की है, इस पे अलग से किसी दिन बात करेंगे। फिलहाल आज जरा बजट पे रियाज तहीम साहब की भी राय जान ले, चूंकि पहले इनकी आवाज नहीं आ रही थी तो अब बड़ी मुश्किल से इनके साथ हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी रियाज साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, मुझे उम्मीद है कि आपने सनाउल्लाह साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी होगी। तो आपकी नजर में इस बजट में क्या मजीद पॉसिबिलिटीज थी हुकूमत के पास कि वो बेहतरी कर सकती थी और उसने नहीं की? जी देखिए, बजट तो हर साल आता है और जो सालों से हम ये बजट को देखते आ रहे हैं। सनाउल्लाह साहब भी सीनियर आदमी हैं और इसके अलावा दीगर जो इकोनॉमी कवर करते हैं, वो ये सबका इस बात पर इत्तफाक है कि जो बजट जब भी ये पॉलिसी मेकर्स या इकोनॉमिस्ट जो हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी की टीम है वो बनाती है, तो उसमें मईशत को मुस्तहकम करने की बातें तो होती हैं। लेकिन कभी किसी मिनिस्टर ने, खजाना के वजीर ने या ब्यूरोक्रेसी ने ये नहीं बताया कि इसका ट्रिकल डाउन यानी आम आदमी तक जो तरक्की के समरात है वो आज तक नहीं पहुंचे। ये तमाम जो वज़राए खजाना शौकत अजीज से लेकर इसहाक डार और दीगर जितने भी वज़राए खजाना और अब हफीज शेख है एडवाइजर, वो करते आ रहे हैं। वो बजट बनाते जरूर है, मीशत को इस्तेहकाम देने की बातें जरूर करते हैं, पॉलिसी में शामिल चीजें होती हैं, तखमीना जात लगाए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि जो हमारी इकोनॉमी को डार साहब ने कहा कि मैं 5 सालों में हमने 8% तक ले गए हैं, लेकिन उसके जो सबरात है वो आम आदमी तक नहीं पहुंचे। ये इस मुल्क का अलमिया है कि जो बजट साजी की जाती है या जो एक तखमीने लगाए जाते हैं मीशत की तरक्की के हवाले से, वो आज तक उसके सबरात आम आदमी तक नहीं। और किसी भी हुकूमत की ये प्रायोरिटी या तरजीह नहीं रही है कि वो जो है इकोनॉमी को मजबूत करके उसके असरात आम आदमी तक पहुंचाए। ये जो बजट है ये भी उसी तरह का एक बजट है और लफ्जों का गोरख धंधा है, बल्कि ये इस हवाले से ज्यादा ये खतरनाक और खौफनाक है
ये कोरोना का बजट है और इस हालत में मईशत का पहिया जाम हो चुका है। बिल्कुल सर्कुल जो है इकोनॉमी का वो रुक चुका है और हर आदमी जो है वो कोरोना की वजह से भी तंग है और जो गुर्बत बेरोजगारी बढ़ रही है, आप अंदाजा करें कि करोड़ों के हिसाब से लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये खुद हुकूमत के इक़्तिसादी सर्वे का जो अभी इन्होंने बताया है और इकोनॉमी बजट के डॉक्यूमेंट में बताया है कि गुर्बत की शरह में भी इजाफा हुआ बेतहाशा और जो बेरोजगारी है वो करोड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए। तो इस बजट गल रहीम साहब, में आपको इस मेरी हवाले आवाज? रहे हाँ हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी, मैं बता रहा था कि जो हमारी इस वक्त भी जो हमारे जो पॉलिसी साज है या जो इकोनॉमी की टीम है वो ये खुद कहते हैं कि करोड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन हुकूमत का काम किसी को रोजगार देना नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। प्राइवेट सेक्टर वाले सारे सर पे हाथ रखे हुए हैं, रो रहे हैं कि इस हुकूमत ने हमारे साथ जो सलूक किया है, टैक्सेस भी हिडन टैक्सेस लगाए गए। अभी जे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो ब्रीफिंग होती है बजट पर, टेक्निकली ब्रीफिंग होती है, मैं उसमें मौजूद था और उसमें जो चेयरपर्सन साहब है और उसकी टीम है उन्होंने सारी जो बातें बताई है वो सारी झूठ और गलत बयानी पर मबनी है कि उन्होंने वन साइडेड पिक्चर पेश की है, एक तरफा तस्वीर कि हुकूमत ने 40 से 45 अरब रुपए के टैक्स रिलीफ मैयर्स उठाए हैं, यानी ये कोई नया टैक्स नहीं लगाया। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात पर कि जो आपने 1100 अरब रुपए जो पिछले साल का जो टैक्स वसूलियों का तखमीना था वो 5,550 अरब रुपए था, लेकिन आप वो नहीं हासिल कर सके और 3900 अरब रुपए आप जमा कर सकेंगे। और इस बार 4,960 अरब रुपए का जो तखमीना है, 1100 अरब रुपए आपने पूरे साल में इकट्ठे करने हैं। लेकिन हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा, एफबीआर का कोई भी बंदा ये बात इस बात पर जो जर्नलिस्ट बैठे थे, मीडिया की टीम बैठी थी, उनको मुतमईन नहीं कर सके कि आप कहां से ये टैक्स वसूल करेंगे। ये सारे हिडन टैक्स है। मैं आपको बताता हूँ ये टैक्स कहां कहां से लेंगे। जो हमने अभी तक जो इसकी स्टडी की है, ये सनाउल्ला साहब ने ये बात की लेवी के हवाले से। तो एनर्जी सेक्टर में चूंकि काफी सालों से कर रहा हूँ, ये 30 रुपए पर लीटर पेट्रोल पे लेवी इस वक्त कर दी है पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक 1 लीटर पर। अब इससे ज्यादा लेवी नहीं की जा सकती, इससे ज्यादा लेवी जो है वो नहीं बढ़ाई जा सकती। 30 रुपए इनकी आखिरी हद है, यानी ये बेंच मार्क है, इससे मैक्सिमम है 30 रुपए फी लीटर। 30 रुपए फी लीटर लेवी उन्होंने कर दिया और ये पूरा साल रहेगी तो 450 अरब रुपए हासिल हो जाएंगे जो उन्होंने टारगेट रखा है पेट्रोलियम लेवी का। और इसमें एक और टेक्निकल बात है, वो ये है कि जो जीएसटी हुकूमत वसूल करती है, जीएसटी पेट्रोलियम मसनूआत पर, उसमें सूबों का हिस्सा होता है, वो नहीं बढ़ाई गई, लेकिन लेवी बढ़ाया गया है कि ताकि वफाक की आमदन में इजाफा हो। ये एक टेक्निकल गेम की गई है कि वफाक जो है वो पेट्रोलियम लेवी से हासिल होने वाले 450 अरब रुपए हासिल करके तो उसको जो बजट खसारा है उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। 450 अरब। जब हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की चेयरपर्सन से ये पूछा कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो आप इसमें उसके बारे में तो आपके फाइनेंस बिल में शामिल ही नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं ये वफाकी हुकूमत का है, ये एफबीआर के जुमरे में नहीं आता, ये उनका जवाब था। तो पेट्रोलियम लेवी ये बढ़ेगी, 450 अरब रुपए जमा करेंगे और उसका मतलब ये है कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेगी, जबकि इंटरनेशनल मार्केट नीचे आई है और वो गिरी है। उसका जो फायदा है वो आवाम को नहीं दिया जाएगा, बल्कि हुकूमत के खजाने में पैसे जाएंगे और वो इनकी अयाशियों पर और अल्लो तल्लो पर जो है वो उन पर खर्च किए जाएंगे, जो कि हमेशा से ये इनकी रविश रही है कि 450 अरब रुपए जो वो पेट्रोलियम लेवी के बाद में हासिल करेंगे वो इससे करेंगे। दूसरा, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के हवाले से इन्होंने बताया है कि जो सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि 1600 अरब रुपए जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, तो उसका मतलब ये है कि कुछ तो हुकूमत की जो बिल्डिंग्स किराए पर उनका किराया आता है और कुछ सेविंग बॉन्ड्स हैं उनके पैसे हासिल होंगे, और इसके अलावा जो ग्रांट्स मिलती है वो इसमें शामिल करके वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये वो मजबूरी तौर पर जो ये बजट है इसको हम ये जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कि इकोनॉमी का डिजास्टर हो रहा है, ये आईएमएफ के नुमाइंदे पाकिस्तान में बैठे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान में मौजूद है, आईएमएफ का नुमाइंदा है हाफिज शेख,
जो एडवाइज़र है मिनिस्ट्री वजारत ख़जाना के, वो मौजूद है। वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो आलमी मालियाती इदारे हैं, उनके उनसे जो कर्ज लिया जा रहा है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि इसकी वापसी यकीनी बनाए, रीपेमेंट्स को यकीनी बनाया जाए। और जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं ताकि हुकूमत पाकिस्तान गरीब आवाम पर टैक्स पे टैक्स लगाकर वो पैसे इकट्ठे करके तो कम से कम उनके जो पैसे सिक्योर हो जाए। तो इस हवाले से जो मैं फिनांस बिल के हवाले से जो बता रहा था कि जो हिडन टैक्स है वो कहां से, ये कह रहे हैं 40 से 45 अरब रुपए हमने रिलीफ दिया है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। मैं ये बता रहा हूं कि प्रॉपर्टी इनकम टैक्स पर ग्रास रेंट या फुल रेट पर टैक्स आयद किया गया है। दरामद पर विद होल्डिंग एजेंट के लिए 10 करोड़ रुपए की हद मुकर्रर की गई है। तारकीन वतन के लिए सेविंग इन्वेस्टमेंट बॉन्ड पर 10% टैक्स बरकरार रखा गया है। जो खाम माल है उस पर 2% टैक्स लगाया गया है। और हजारों की तादाद में आइटम है जो बाहर से जो रेगुलेटरी ड्यूटी है वो जो है एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी उन पर इजाफा किया गया है। और ये 50 से 100 अरब रुपए का टैक्स जो है वो हुकूमत इंतजामी इकदाम से इकट्ठा करेगी। तो ये बात तय है कि जो टैक्स हिडन लगाया गया है वो भी लगेंगे, उससे भी पैसे आएंगे, और इसके अलावा इंतजामी इकदाम से भी पैसे आएंगे, पैसे इकट्ठे किए जाएंगे और ऑटोमेशन बढ़ाएंगे। ऑटोमेशन बढ़ाने का मतलब ये है कि जो इनका एक टेक्नोलॉजी के जरिए जो टैक्स चोरी हो रही है बिजनेस सेक्टर में, उसको बेहतर करने के इकदाम किए जाएंगे। लेकिन एक और जो मैं बात आपको बताऊं जो कि जो पाकिस्तान में टैक्स चोरी हो ही नहीं सकती जब तक कि एफबीआर की जो इंतजामिया है वो उसमें मुलविस ना हो। एफबीआर के सरबराह से लेकर उसके नीचे अमले तक तमाम एक पूरी चेन है जो कि ये टैक्स अवेयन में मुलविस होती है और टैक्स चोरी किया जाता है। और सैकड़ों अरब रुपए टैक्स चोरी होता है सालाना। अगर ये अपने इस नाहिली पर और जो बद इंतजामी है उस पर काबू पा ले तो कौमी खजाने को हजारों अरब रुपए इकट्ठा हो सकता है और इनको मजीद अच्छा, टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। रियाज सईम और सनाउल्लाह, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी बातें सुन के तो मैं ज्यादा परेशान हो गया हूँ, और जो सुनेगा हमारा प्रोग्राम वो सर पकड़ के बैठ जाएगा। इस बजट में कोई ऐसी बात नहीं है जो हम किसी को बता सके कि ये इसमें एक अच्छी बात है? क्या आप दोनों के पास कोई ऐसी बात है? देखें शहजाद, बात यह है कि पाकिस्तान में जो बजट बनता है ना, वो बुनियादी तौर पर इस तरह बनता है कि जिस तरह एक कंपनी का बजट बनता है, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के ये देखता है कि बैलेंस शीट के तौर पर बनाया जाता है कि आपने उसमें देखा जाता है कि खर्चे कैसे पूरे होंगे, आमदन कहाँ से होगी। दैट्स इट। इसमें कोई फिलॉसफी नहीं होती, कोई विजन नहीं नज़र आ रहा। अगर विजन नज़र आ रहा होता तो ये, और आज से नहीं हो रहा, मैं तो कोई 2 तिहाइयों से देख रहा हूँ इसी तरह बजट बनता है। आप अगर देखें जो जिन मुल्कों ने तरक्की की है हमारे जो पड़ोस में है, इंडिया देख लें, चाइना देख लें, बांग्लादेश देख लें, मैं सिर्फ इन 3 मुल्कों का जिक्र करूंगा। तीनों मुल्कों की इकानमी और विजन देखें कहाँ पहुंच गया है। इंडिया की जो आईटी की सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है ना, वो 200 150 से 200 अरब डॉलर की है, आप देखें। और उसमें रोजगार कितना आया उसकी वजह से। हमारी आईटी की एक्सपोर्ट 100-500 मिलियन डॉलर तक भी नहीं पहुंच सकी, 100 मिलियन डॉलर है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप सीरियस ही नहीं है, आप सिस्टम ही नहीं है आपके पास। आप एक डीएमजी अफसर को आईटी का शोबे का हेड बना देते हैं, ठीक है, और लीस्ट ऐसा वजीर बनाते हैं कि जिसकी कहीं और गुंजाइश नहीं है, उसको आईटी में बिठा देते हैं। आप पूरी दुनिया ने इन चीज़ों में तरक्की की है। जिस तरह मैंने 3 मुल्कों की मिसाल दी है, और दुनिया में अगर आपने तरक्की करनी है शहजाद, मैंने पहले भी बताया कि हमारी बुनियादी तौर पर जो हमारी पूरी इकानमी है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन पर बेस कर रही है। अब दुनिया बदल चुकी है, आपको पूरी दुनिया के जो अवाम है, पब्लिक है, उसकी डिमांड को देखना पड़ता है, उसको पूरा करना पड़ता है, और आपको कम्पीट करना पड़ता है। ये मुकाबले का दुनिया है। आप इस किस्म की पॉलिसी आज तक लेके नहीं आए कि आपकी प्रोडक्ट जो है दुनिया में जाए, उसकी क्वालिटी हो, उसकी कीमत अच्छी मिले, और आप यहाँ पे इनकरेज करें। तो ये जब तक चीज़ें नहीं होंगी, और अब तो मुझे लगता है कि हमें अब कई दिहाइयाँ और लगेंगी इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, जब जाके हमारी इकानमी ठीक होगी। आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन से इकानमी ठीक नहीं होगी, ना आप ग्रो करोगे, ना आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी, ना आपकी गुर्बत कम होगी। जब आपकी 22 करोड़ की आबादी, आप उसी कंजम्पशन पे रहते हुए, और आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, लोगों की कंजम्पशन कितनी है, आप इसको कंपीट देखें ना। आप अमेरिका में या इंडिया में या चाइना में या यूरोप के लोगों की पर कैपिटा इनकम देखें,
और हमारी देखें, जब हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन उस वक्त बढ़ेगी और हमारी ग्रोथ भी होगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और हमारी बेरोजगारी भी जाएगी। तो हमें विजनरी बनना पड़ेगा, हमें डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा। और हमें ये टैक्सेस के पीछे भागने की बजाय जितने देखें टैक्सेस कम होंगे, जितनी उसकी शरह कम होगी, जितना उसका जमा कराना, उसका वसूल करने का तरीकाकार आसान होगा, उतना आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। आप सिर्फ रेवेन्यू की तरफ बढ़ रहे हैं और जो लोग दे रहे हैं टैक्स उन्हीं से लिए जा रहे हैं, मुसलसल वही सिस्टम चल रहा है और लोग फिर चोरी भी करते हैं। तो आप चोरी के भी आपने रास्ते रखे हुए हैं। आप सिस्टम, अब दुनिया बदल चुकी है, आईटी बेस्ड सिस्टम है सारी दुनिया में। आपका जो ये पेपर नोट है ये खत्म हो चुका है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं, यूरोप में जाएं, आप कार्ड पे पेमेंट करते हैं और जो आपका टैक्स होता है वो आपका अलहदा चला जाता है आपकी टैक्स मशीनरी के पास, और जो बिजनेसमैन है उसके खाते में वो चला जाता है। अभी तो यहाँ सिस्टम ही दूसरा, अभी तक कोई वो आप इसको ला ही नहीं सके। आपका सबसे बड़ा टैक्स जनरल सेल्स टैक्स है, जिसकी रिकवरी 1800 से लेकर 2000 अरब तक है। ये जितनी भी स्टडीज हुई हैं, अगर उसकी कंजम्पशन देखें तो ये आपका 3 ट्रिलियन से लेकर 4 ट्रिलियन होना चाहिए, लेकिन उसकी रिकवरी ठीक नहीं है। शुगर में देख लेना कितना बड़ा स्कैंडल आया है कि आपकी चीनी जो है वो मार्केट में फरोख्त हो रही है और उसमें पब्लिक से जीएसटी चीनी पे वसूल किया जा रहा है, लेकिन वो शो नहीं कर रहे, वो जमा नहीं कराया जा रहा। इसी तरह बाकी भी आपके सारे माफिया हैं ये। आप सीमेंट में चले जाएं, आप ऑटो में चले जाएं, और सेक्टर में चले जाएं, मेडिसिन में चले जाएं, जहां जहां चले जाएं, आप गारमेंट्स में चले जाएं, पब्लिक जीएसटी जमा कराती है, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट जीएसटी जमा नहीं कराता। आपकी ये बोगस सेल होती है, सिस्टम होता है सारा, बोगस स्टॉक्स होते हैं, उसमें आपके सारे इदारे मिले हुए हैं और उन्हीं इदारों को आप शुगर का जो कमीशन है उसमें इंक्वायरी के लिए कहा जा रहा है। तो ये आपका सिस्टम ही सारा कोलैप्स हो चुका है, उसको किस तरह ठीक सिस्टम करेंगे? रियाज तईम साहब, सनाउल्ला साहब ने तो पंजाबी में जो वो कहते हैं ना भी साढ़े वालों जवाब ही समझो, उन्होंने जवाब देता भी है कोई चंगी गल नहीं। और आपके पास अगर कोई बात है अच्छी इसमें बताने वाली तो वो जरा अगर बता दे ताकि सुनने वालों की थोड़ी हौसला अफजाई हो सके, वरना मैं तो अंदर से बहुत परेशान हो गया हूँ। देखिए जी, आप भी इस मुल्क के शहरी हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपको आसपास अपने नज़र आ रहा है कोई बेहतर, किसी तरफ से कोई बेहतरी की कोई आपको किरण दिखाई दे रही हो, कोई आदमी आपको खुश नजर आया हो? नहीं, लेकिन मैं आप दोनों हजरात से एक आर्गूमेंट मुझे जरा बिल्ड करने दें। देखिए, गुजारिश ये है कि ये हमारे फाइनेंशियल हालात तो आज से नहीं, शुरू से ही खराब है। हम कभी भी अच्छी हालत में नहीं रहे। जब भी आप हमें कहते हैं 5% शेर नमू हो गई, 7% शेर नमू हो गई, आम आदमी की जिंदगी तो वैसे ही गुजरती है। अब उनके पास आर्गूमेंट एक ये था जो मैं पिछले साल से सुनता आ रहा हूँ जी, कि बड़े कर्जे हैं हमारे ऊपर, हमारे पास तो सूद देने के पैसे नहीं है, हम सूद देने के लिए जो है वो नए कर्जे ले रहे हैं। अब एक और भी बात सुनी थी हमने कि शायद 15 अरब रुपए, 15 अरब डॉलर का नया कर्जा को लेने की कोशिश की जा रही है। तो वो दे के तो हम पिछले कर्जे जो है वो खत्म करेंगे और फिर नए कर्जों के ऊपर अदायगी शुरू होगी। तो इस दफा वो कहते हैं कोरोना भी पड़ गया, पिछले कर्जों का बोझ भी पड़ गया, तो हमारे पास तो दिखाने को कुछ नहीं है, करने को, ये अल्लाह की तरफ से आफत आई है। इस आर्गूमेंट में कहां तक जान है? देखिए, मैं आपको इस बारे में शहजाद साहब बताऊं कि कोरोना से 1 महीना पहले के अदाद शुमार दिया है इकोनॉमी की, 9 महीनों के हैं। आप उनकी बजट तकरीर पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख ले, इकोनॉमिक सर्वे की हाफिज शेख की देख ले कि 9 महीनों की जो फिगर्स है, जो इदारा शुमारियात है, उसकी बुनियाद पर दिए गए कि एक भी टारगेट अचीव नहीं कर सकी हुकूमत, जितने इक़्तिसादी अहदाफ तरक्की के रखे थे सारे हासिल करने में नाकाम हो गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो भी उठाकर देखे वो कोरोना से पहले ही नहीं हासिल हो सके। जो तो कोरोना के असरात तो जो अगले टारगेट रखे हैं उसके सामने आए, बाद में सामने आएंगे। अगले बजट में आपकी पहली सबाई आपको देखने को मिलेगी कि कितना बड़ा डिजास्टर सामने आएगा इकोनॉमी के हवाले से। जो इन्होंने बात की है सनाउल्लाह साहब ने, ये माफियाज के हवाले से, ये मैं इससे 100% आपको कहता हूँ कि ये सियासी ब्लेम गेम खेल रही है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो कहती है कि पिछली हुकूमत लूट कर चली गई, खजाना खाली कर दी। इसहाक डार को देख ले, शौकत अजीज को देख ले, उससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई है, जो भी वजीर खजाना है, उनका ये बयानिया रहा है कि पिछली हुकूमत खजाना खाली करके चली गई, अब हम नए सिरे से बिल्ड कर रहे हैं। इस खेल को खेलते हुए 70 साल आपको हो चुके हैं और आम आदमी जो है इस मुल्क का वो पिस रहा है। इसलिए इसकी जो हम आपको जो तस्वीर बता रहे हैं
इकोनॉमी के हवाले से उनसे आप तवक्को नहीं रख सकते कि मुल्क में बेहतरी की कोई आसार, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई बेहतरी के आसार। हम आपको कोई अच्छी नवीद सुनाए या लोगों को गलत फहमी की बुनियाद, गलत फहमी में रखे कि जनाब पाकिस्तान की इकोनॉमी, क्योंकि ये रिलेटेड है। ये बात सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जब तक मईशत मजबूत नहीं होगी, आम आदमी तक उसके जो फवायद है वो नहीं पहुंच सकते। मईशत चले, कब मुस्तहकम होगी, जी जी मईशत बोलिए, कब यही यही मुस्तहकम यही होगी, सवाल था मेरा वही कि पॉइंट मुझे है। मईशत जी, पांच ऐसे इकदामात बता दीजिए कि जिनके साथ हम अपनी मईशत को मजबूत कर सकते हैं आपकी नजर में, आपके तजर्बे की रोशनी में। वो कौन से पांच काम हैं जिससे हम मईशत को मजबूत कर सकते हैं? देखिए जी, सियासी इंटरवेंशन खत्म कर दी जाए। जो ये सब बाग दिखाते हैं ना लोगों को कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अपने फायदे होते हैं, जो इनके जो बजट बढ़ाया जाता है, ये सियासी इंटरवेंशन खत्म कर दे। पॉलिसी का तसलसल, इकोनॉमी की जो भी एक पॉलिसी बना दी जाए उसका तसलसल बरकरार रखा जाए। जितने माफियाज हैं पॉलिटिक्स में बैठे हैं, जो फंडिंग करते हैं, जिनकी समरियां बनकर ईसीसी में और फेडरल कैबिनेट में जाती है और मंजूर होती है, सब्सिडी भी लेते हैं, चीनी माफिया की मिसाल दे रहा हूं, सब्सिडी भी लेते हैं अरबों रुपए की, और जीएसटी की बाद में पैसे भी बढ़ाते हैं, इजारादारी कायम करके मार्केट में चीनी भी महंगी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, और अरबों रुपए का खिलवाड़ किया जाता है इस मुल्क के कौमी खजाने के साथ, और कोई नहीं पूछता। सियासी इंटरवेंशन खत्म की जाए, एहतसाब का कड़ा निजाम बनाया जाए, माफियाज के खिलाफ जो इकदाम जब तक नहीं होंगे, इस मुल्क की मैशत का कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि दुनिया का बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट लाकर इस मुल्क में बिठा दे, जब तक आपकी पॉलिसी मजबूत नहीं होगी, आपकी नीयत ठीक नहीं होगी। बद नीयती पर मबनी हुक्मरान आते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, उनके अपने खजाने भरे गए। वो प्रोटेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, और किसान मारा जाता है। एग्री बेस्ड कंट्री है, ज़राअत पर बेस्ड मुल्क की मैशत चलाती है, किसान भूखा मर रहा है। उनकी जो फसलें नहीं हो रही, जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का जो आप उठाकर देख ले कि जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, हमारी फसलें प्रोडक्शन जो भी होते हैं उनके रेट सही नहीं दिए जाते, और वो जो मेन जो उसका जो शेयर है वो कम से कम होता जा रहा है, टारगेट भी अचीव नहीं हो रहा है, अच्छा, किसान मारा जा मैं रहा है। आपकी बात कता कलामी के लिए माफी चाहता हूँ, ये मुझे ज़राअत के हवाले से आपसे जरूर पूछना है। उसकी वजह यह है कि जब आप चीनी पे सब्सिडी देने की बारी आती है तो 1 मिनट लगता है, ईसीसी उसकी समरी अप्रूव कर देती है। सनतकार को कोई फायदा देना हो, एप्टमा वालों को आपने गैस पर रिलीफ देना हो, उनको खाद वालों को आपने रिलीफ देना हो, समरी यूं जाती है और यूं वापस आ जाती है। ये बताइए कि ये जो स्पोर्ट प्राइस के लिए किसान के हवाले से कि आपको वो अपना कपास की गांठ की कीमत मुकर्रर करने के हवाले से, या फॉर दैट मैटर गंदम की या गन्ने की जो कीमत हुकूमत मुकर्रर करती है, वो भी तो किसान को नहीं मिलती। तो किसानों के लिए इस बजट में कुछ है? जी बिल्कुल, आपने बड़ी वैलिड बात की है। जो किसानों के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, मैं आपको ताज़ा तरीन मिसाल देता हूँ। मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, 3 वजारतें तब्दील हो चुकी है उनकी। वो भी शुगर मिल्स के जो एक स्कैंडल आया है उसमें उनके भाई की भी एक शुगर मिल है, और उनका नाम भी उस कमीशन में शामिल है, उनके भाई की मिल का। इसी तरह अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब है, ये एडवाइजर है कॉमर्स के और उसके, और तीसरा हमाद अजहर साहब है। इनको इनकी भी 3 बार वजारतें तब्दील हो चुकी है। अब्दुल रज़ाक दाऊद से चीनी स्कैंडल में एडवाइजरी, जो शुगर का एडवाइजरी बोर्ड है, उसका कलमदान वापस लिया जा चुका है, इंडस्ट्री का कलमदान वापस लिया जा चुका है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये फेवर दे रहे थे सनतकारों को। इन्होंने अभी भी वफाकी कबीना में किसान को जो इंटरवीन प्राइस जो कॉटन की मुकर्रर की जा रही है, इन 2 मिनिस्टर्स ने भरपूर मुखालफत की है उसकी, ताकि किसान को सही कपास की कीमत ना मिले। जबकि खुसरू बख्तियार और जो दूसरे मिनिस्टर है फूड एंड सिक्योरिटी के दीगर जो बड़े बनाए गए फखर हैं, इमाम। फखर इमाम साहब, फखर इमाम साहब सर पकड़कर बैठ गए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कि जो पाकिस्तान की जो कपास की मदाखलती कीमत है उसकी सबरी की मुखालफत की गई है, जो किसान को फेवर देने के लिए बनाई गई, और उन्होंने वो जो मदाखलती कीमत है वो अप्रूव नहीं होने दी ईसीसी में, जो 2 बार वापस आ चुकी है। तो ये इस तरह गठ जोड़ करके ये पूरा एक मिडल मैन और आड़तियों का किरदार है, उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। किसान के लिए इस बजट में भी कुछ नहीं है। यूरिया खाद वाले और दीगर खाद वाले देख ले, 25 से 30 अरब रुपए यूरिया पर सब्सिडी हुकूमत देती है, बाहर से इंपोर्ट करते हैं महंगी, और आगे किसान को दी जाती है सस्ती, लेकिन बड़े किसानों को जो मुरब्बे जिनके हैं, जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं।
सनाउल्लाह, आपका टेक क्या है? देखें शहजाद, आपने जो बातें की कि 5 चीजें बताएं, मैं आपको, वो हमारे एक दोस्त हैं कैसर बंगाली साहब सिंध से ना, जी जी इकोनॉमिस्ट जी। हैं बड़े अच्छे, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, क्योंकि पाकिस्तान 40 से 50 अरब डॉलर की हर साल इंपोर्ट करता है और 20 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट है। तो हमारे पास डॉलर है नहीं, वो कहते हैं, और हम कुत्ते बिल्ली की खुराकें और चॉकलेट कर्जे लेकर डॉलर उनसे इंपोर्ट हम्म करते हैं। बेसिकली हम्म। जब आपके पास डॉलर नहीं है तो आपको वो चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और कर्जे के पैसे से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो मेरा मेरा कंसर्न ये है कि आपका पहला काम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों ये है कि जब आपकी एक्सपोर्ट आपकी इंपोर्ट से डबल होगी, आपके मुल्क में बेरोजगारी भी नहीं होगी, गुर्बत भी नहीं होगी, और आपके पास डॉलर की भी कमी नहीं होगी। आपने तरक्की फिर करनी है। पहला ही काम आपका एक्सपोर्ट बढ़ाना है, आपको दुनिया में जाना पड़ेगा, अपनी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और दूसरा काम आपको आपके जो टैक्स के जो रेट हैं वो आपको आधे करने पड़ेंगे और उसको आसान करके लोगों पे छोड़ना पड़ेगा। लोगों को, आपका जो सबसे बड़ा सेक्टर है, जो रिटेलर है, परचून फरोश है, उन वाइंड अप पे से फिक्स पहले एक टैक्स दफा पे फिर जाना कोशिश पड़ेगा। करते हैं कि रियाज तईम साहब से रब्ता हमारा हो सके। तो जी, आप ये कंटिन्यू चीज़ें कीजिए। ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल आपको, और दूसरा तीसरा जो एग्रीकल्चर में रियाज सईद ने बातें की हैं, इनसे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा किसान, मैं खुद देहात से हूँ, हमारे किसान के पास तो नॉलेज ही कोई नहीं है। अब एग्रीकल्चर बदल चुकी है। एक इसमें होप मुझे नज़र आ रही है, जो सीपेक के तहत पाकिस्तान अब नए फेज में जा रहा है, चाइना के साथ एग्रीकल्चर में ताउन करना चाह रहा है। वो कौम आकर आपके किसानों को एक जदीद एग्रीकल्चर की तरफ ले जा सकती है, एग्रो जहां फार्मिंग की एक तरफ। एकड़ से, जी जी बिल्कुल, जहाँ जिसमें पैदावार आपकी कई गुना बढ़ सकती है, आपकी ऐसी प्रोडक्शन, इस किस्म की प्रोडक्शन आ सकती है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होगी। अब आप, ये तो नहीं हो सकता कि आपके, क्योंकि तमाम सियासतदानों ने और जिन्होंने इस पूरे निज़ाम को कैप्चर किया हुआ है, कि उन्होंने तमाम इलाकों में जहाँ पर पानी मौजूद है वहाँ पर कपास को ख़त्म करके गन्ना लगा दिया है। और कपास को आपको पता है 2-3 पानी लगते हैं और गन्ने को 10 पानी लगते हैं। एक जी तो हाँ। आपका पानी का आपकी ज़मीन तबाह कर दी है। तो ये चीज़ें आपको अच्छा करनी पड़ेंगी सनाउल्लाह, मुझे एग्रीकल्चर आपने में। ये बात छेड़ दी है, मैं माफी चाहता हूँ, आपकी बात मैं काट रहा हूँ। ये मुझे एक बात जरा समझा दें, ये मैंने इसमें मजमून भी पढ़ा था, आपकी नजर से भी गुजरा होगा, कि बेसिकली कपास जिससे हम 3600 चीजें बना सकते हैं, हम उसकी प्रमोशन नहीं करते, हम उसकी मतलब सरपरस्ती नहीं करते। हमारा जो सियासतदान है वो असल में चीनी के कारोबार में घुस गया और उसने हर तरफ गन्ना लगवा दिया, हर तरफ शुगर मिलें लगवा दी। ये क्या हमारी बैड लक है कि हमारा सियासतदान चीनी के कारोबार में घुस गया? अगर वो कहीं कपास के कारोबार में घुस जाता तो शायद कपास का काश्तकार भी ठीक हो जाता और हमारी मजबूरी जो सूरत हाल है इकोनॉमी की वो भी बेहतर हो जाती। सर कपास में उसने कभी भी नहीं घुसना था, कपास में इतनी इनकम नहीं है। आपका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, आपका पूरा सियासी ढांचा नहीं, आपका लेकिन शुगर पे खड़ा सनाउल्लाह, है, अगर हम आपको उससे देखें, सारी फंडिंग अगर हम होती है। इनको सब्सिडियां आप देना मेरी बंद कर शहजाद दें। बात सुन लें, शहजाद मेरी बोलें बोलें। बात सुन लें। आप देख लें, ये खान साहब जो कहते हैं कि मैंने 22 साल मेहनत की, इस 22 साल के बाद जब वो आए हैं तो आपको पता है कि वो किन के पैसों से आए हैं? कौन अपने जहाज़ों में बंदे जमा करता रहा है? कहाँ कहाँ फंडिंग होती रही है? कौन करता रहा? सारा शुगर का पैसा है। आप नवाज शरीफ के दौर में देख लें, सारे शुगर के पैसों से इलेक्शन लड़ा गया है, शुगर के पैसों से खरीदो फरोख्त होती रही है। नहीं, आप लेकिन पीपल्स सनाउल्लाह, पार्टी के दौर में ये चले जाएं। आर्गुमेंट देखिए, अगर हम शुगर के पैसों की बात करते हैं तो शुगर के पैसे तो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल हुए, शुगर के पैसे तो मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल हुए, शुगर के पैसे अगर तहरीक इंसाफ की सियासी जमात ने इस्तेमाल कर लिए तो वो हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है उसमें। ये नहीं, तो हमारे हर लिए उस तो कोई जमात में नई ये बात शामिल नहीं होते है, हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि इस ट्रेंड को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना उन्होंने काटन को प्रमोट नहीं करना, फिर उन्होंने शुगर को ही और गन्ने को ही प्रमोट करना है। तो आप, मसला इशू हमारा गन्ने या शुगर का है ही नहीं, मसला हमारा पॉलिसी का है। जो लोग पॉलिसी पे असरअंदाज होते हैं वो किस तरह आपको ये आगे आने देंगे? गन्ना भी आप पैदा करें, शुगर भी एक्सपोर्ट करें,
और डीरेगुलेट कर दे शुगर शुगर को, हर आपकी इस चीज को। काबिल नहीं है हजूर। मार्केट में जब हमारी इंटरनेशनल मार्केट में शुगर जाती है तो लो क्वालिटी कंसिडर की जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देखें शुगर कमीशन में ये जो तीन हुकूमती वज़रा हैं, खासकर असद उमर ने और रजाक दाऊद ने कहा कि जी हमें चाइना की तरफ से डिमांड थी कि आप हमें शुगर दे दें, हम आपको आपकी शुगर इंपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ ये कि एक दाना भी चीन ने आपसे शुगर इंपोर्ट नहीं की, और कमीशन ने भी अपनी इस रिपोर्ट में इसको मेंशन नहीं किया। आपकी चीनी चाइना ने रिजेक्ट कर दी है। तो ये उनकी बातें भी गलत थी। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि आपकी क्वालिटी वो नहीं है कि उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। आपकी चीनी सिर्फ अफगानिस्तान ही ले सकता है और किसी ने नहीं लेनी। जी रियाज तईम साहब, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। एक तो आपके आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है, टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया है। ये फरमाइए कि ये जो हमारी तरजीहात हैं, ओवरऑल इकानमी को ठीक करने के लिए हमें अपनी तरजीहात ठीक करनी है, तो पांच की पांच तरजीहात सनाउल्लाह ने तो एक ही बताई हैं। आप बता रहे थे तो आपसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। वो जरा अपनी पांच तरजीहात जरा हमें बता दीजिए। जी देखिए, पांच तरजीहात जो मैं आपको बताने जा रहा था उसमें एक तो सनाउल्लाह साहब ने जो बताई है कि वो पॉलिसी आपकी ठीक होनी चाहिए। इकोनॉमी की जो पॉलिसी है वो आप एक सॉलिड पॉलिसी हो, और उस पर फिर बगैर किसी मदाखलत के, सियासी के या इंटरनेशनल इदारों की मदाखलत के उसको कंटिन्यू रखा जाए। पॉलिसी का तसलसल होना चाहिए और सियासी मदाखलत उसमें ना की जाए। और जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो आसान और सादा बनाया जाए। ये सब्सिडीज का सिलसिला जो माफियाज को दी जाती है इसको ख़त्म किया जाए। और जो पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं उसके पीछे जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, माफियाज जो इक़्तिदार में आने के बाद उससे फ़ायदा उठाते हैं, उससे छुटकारा हासिल किया जाए। ये वो चीज़ें हैं, चार पांच जो तरजीहात हैं, वो आप इसको आप बेहतर कर सकते हैं। और जो फाइनेंस मिनिस्टर इंपोर्ट होते हैं बाहर से, जो बाहर मुल्क से मंगवाए जाते हैं, उसका सिलसिला भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ही इसकी ग्राउंड रियलिटीज को बेहतर समझते हैं। कोई पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग नहीं है कि वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको अच्छा ठीक वैसे नहीं कर। फहीम साहब, इतने मासूम तो आप भी नहीं है कि हफीज पीर जो हफीज शेख साहब हैं वो टैलेंट की कमी की वजह से थोड़ी लाए गए हैं। बस ये तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, सादा तो आप है। सादा तो आप निकले कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि जो आप जो है ना वो हमें कोई वन अच्छा वन ये नहीं, अगर बता हम दें। हफीज शेख की बात करें, देखिए वो परवेज मुशर्रफ के दौर में वो रहा, जरदारी साहब के दौर में वो रहा, अच्छा नवाज शरीफ साहब के दौर में भी उसका अमल दखल रहा, अभी फिर वो वापस आ गए मेन स्ट्रीम में। अब कहने का मतलब ये है कि इसहाक डार पर हम ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि जी वो फिगर फज करते रहे हैं। फिर मुझे ये बताइए कि आप फिर आपके पास कौन रह जाएगा? शौकत तरीन रह जाएंगे, हफीज पाशा रह जाएंगे, कैसर बंगाली रह जाएंगे, या वो फरक सलीम साहब रह जाएंगे? तो ये टीवी पे तबसरे तो इनके ठीक हो जाते हैं, लेकिन बजट बनाते हुए क्या होगा? देखिए, बजट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो इकोनॉमी से रिलेटेड लोग हैं वो कोई भी बना सकता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो गैर मुल्की। असल मसला है बदनीति और नीयत का। अगर कोई ऐसा हुक्मरान जो ईमानदार भी हो और उसकी नीयत भी ठीक हो और उसके साथ उसकी टीम भी अच्छी हो, तो वो डिलीवर कर सकती है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, चाहे वो किसी भी की हुकूमत आ जाए और उसकी टीम अगर अच्छी हो। आपको याद होगा कि हमाद अजहर को इमरान खान ने बनाया, जो एक रेवेन्यू डिवीजन का एक जो है ना वो चार्ज दिया, तो दूसरे दिन ही प्राइम मिनिस्टर ने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया। हफीज शेख ये ने धमकी दी थी कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं मैं मतलब छोड़ रहा हूँ। ये नहीं चाहिए, मैं छोड़ रहा हूँ। तो उसके बाद उनको ये नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा, और उसको उनको इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन का वजीर बना दिया गया। रेवेन्यू का उसको नहीं रहने दिया। अ, ठीक है, वो पाकिस्तान का मतलब मियां अजहर के वो बेटे हैं, गवर्नर पंजाब रहे हैं मियां अजहर, उसके बेटे हैं, लेकिन वो बाहर से पढ़े हैं, इकोनॉमी के इश्यूज को समझते हैं। इस तरह के लोग और भी बहुत सारे हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को, लेकिन शर्त एक ये है कि नीयत के साथ पाकिस्तान की के साथ मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के साथ राज अगर सैन काम बाहर करें। से पड़ा पाकिस्तान की इकानमी कैसे समझेगा जी? आपकी तो बातों में तजाद आ रहा है। आप एक तरफ अभी आप शेख साहब पे इतराज कर रहे हैं, साथ फिर कह रहे हैं हमाद अजहर बाहर से पड़े हुए हैं। भाई बाहर से पढ़ा लिखा बंदा नहीं पाकिस्तान की इकानमी को ठीक कर सकता, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। मैं तो 20-24 साल से देख रहा हूँ इन लोगों को। ये सिर्फ जो है कंपनियां चला सकते हैं, मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क और कंपनी में बड़ा फर्क होता है।
ठीक है नहीं ना, सनाउल्लाह मुल्क के साहब, और तो फिर आप कंट्री के बजट में बड़ा बाहर से पढ़े होने नहीं, की फिर बात मैं फिर सिर्फ अब इसलिए आपके कर रहा पास था। आपके जी 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 बाहर से रियाज। पढ़े लिख देखे, वो बाहर से पढ़ा लिखा हो या पाकिस्तान से पढ़ा लिखा हो, बात शर्त तो मैंने रखी है, मेन जो है वो नीयत की रखी है कि अगर आप गैर मुल्क की लोगों के लिए काम करेंगे, इंटरनेशनल आलमी इदारों के लिए काम करेंगे, तो फिर तो आप इसी तरह काम करते रहेंगे जितना हो रहा है। मैं नहीं समझता कि मुल्क को तरक्की पर चलाने के लिए किसी डिग्री की जरूरत है, पढ़े लिखे होने की जरूरत है। मौजे तो या दुनिया में जितने भी इनकलाब आए और जिन मुल्कों ने तरक्की की है, वो कोई कहीं से पीएचडी या कोई कानूनिस्ट नहीं थे। आपके अंदर मुल्क की मोहब्बत होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, तो आप मुल्क चला तरक्की कर सकते हैं। डिग्रियों से मुल्क नहीं चल सकते। तो ना मैं भी चले, उसमें निजाम तरक्की हो यही कह रहा सकती हूँ, है, ना मैं उसमें भी यही कह तब्दीली रहा आ हूँ। सकती है। अब मैं इसको भी चले वाइंड अप हुकूमती करते और हैं। मुझे ये बताइए कि दोनों हजरात एक मुख्तसर सवाल का जवाब दे दें ताकि हम इसको वाइंड अप कर सकें। मौजूदा बजट को मौजूदा हालात के तनाजर में 10 में से कितने नंबर देते हैं आप? देखें, इसमें नंबरों वाली तो कोई बात नहीं है, इनके पास रास्ता ही कोई नहीं था। जो सिचुएशन थी, एक बजट, एक बना बनाया बजट था, उसमें फिगर डालने थे इन्होंने, कोई इन्होंने विजन नहीं दिया, इसमें कुछ नहीं दिया। मैं इसको एक नंबर भी देने को तैयार नहीं हूँ। ये ठीक इन्होंने हो बजट बाद में बनाना है। ये आपको मैं बेजाद अपना शहजाद बता दूं कि इन्होंने बजट बाद में देना है, ये ये अभी बजट सिर्फ नहीं है। एक उन्होंने कार्रवाई पूरी की है, इसका मतलब मिनी बजट आते कार्रवाई रहेंगे। पूरी की है, इसलिए इसलिए इसका कोई नंबर नहीं है, ये जीरो है। इन्होंने खुद भी, आपको पता है, ये मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियाज, वहां पर एडवाइजर ने कह दिया है कि ये अभी सिर्फ एजम्पशन है, बाद में इस पर काम होगा। नहीं, और लेकिन अगर अजम्पशन तो आपकी सारे ही जब बजट अजम्पशन पर ही बनते हैं। सनाउल्लाह, कौन सा नहीं नहीं बजट नहीं आपके नहीं 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 खजाने में पैसे रख के नहीं आप नहीं कौन सा शहजाद, बजट बनाते हैं? इस तरह नहीं होता। जब मामूल की सूरत हाल चल रही होती है तो उसमें टारगेट पूरे भी होते हैं, और उसमें बाज दफा टारगेट से ज्यादा भी चीजें चले, होती हैं। मैं ज्यादा नहीं करंट जानता ईयर में इकानमी, आप दोनों से मैं ज्यादा नहीं जानता। मुझे एक हुकूमत का कोई साल बता दें जब हमने अपनी आमदन का तखमीना पूरा किया हो कि हमारी इतनी आमदन होगी और हमने उतनी कर ली हो, टैक्सों की कलेक्शन हमारी पूरी हो गई हो, नॉन टैक्स कलेक्शन पूरी हो गई हो, वो साल बता दें और वो वजीर खजाना बता दें। वो तो मेरे ख्याल में कोई भी साल नहीं है। तो फिर मैं यही तो कह रहा हूँ ना। लेकिन तो हाँ, हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो टारगेट रिवाइज होते रहते हैं पूरा साल, और अभी भी ये होंगे। और मैं आपको बताऊं, अगर इन्होंने इसमें रेवेन्यू में टारगेट को पूरा करना है, तो आप देख लेना, कोरोना जो ही खत्म होता है तो आपका रिवाइज बजट आएगा, रिवाइज फाइनेंस बिल आएगा, टैक्सेशन भी बढ़ेंगे। और इन्होंने, क्योंकि आईएमएफ से इनकी कमिटमेंट्स हैं, 3 साल ये आईएमएफ प्रोग्राम में है, तो ये चीज़ें रिवाइज होंगी सारी। अच्छा, ये 15 अरब वाली बात नहीं बताई आपने रियाज तईम। ये 15 अरब का कोई नया कर्जा लेने जा रहे हैं, $15 अरब का? देखिए, इस वक्त जो मालियाती खसारा या बजट खसारा इस हद तक ज़्यादा हो चुका है कि इनको अरेंज करना पड़ेगा, इसको मैनेज करने के लिए पैसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने आलमी मालियाती इदारों के जो कर्ज लिए हुए हैं उनकी अदायगियाँ जो पिछली हुकूमतों ने मिली है वो भी इनको करना होगी, और ये हर दौर में होता रहा है। पैसे इनको लेने पड़ेंगे, और इनका ये प्लान भी है कि जो बाहर से पैसे लेकर, जो इतलात है वो यही है कि $15 अरब का कर्ज लेकर जो $10 अरब है वो रीपेमेंट्स की बाद में वापस की जाएगी इंटरनेशनल मालियाती इदारों को, और जो $5 अरब है वो उसके जो फिनेंशियल गैप है, जो मुल्क का बजटरी सपोर्ट है, उसको पूरा किया जाएगा। अच्छा, आपने एक बात की खर्चे है पूरे कि किए जाएंगे, सीधी बात बताएं, अपने खर्चे पूरे करेंगे $5 अरब से। मैंने जो बात की थी शहजाद, ये डॉलर कर्जे लेकर आप जो है कुत्ते बिल्ली की खुराक इंपोर्ट करते हैं, उसको कर्जों के पैसों से लेते हैं। देखें, कर्जा बुरा नहीं होता, लेकिन अगर कर्जों का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो रेट ऑफ यानी इंटरेस्ट से जब ज्यादा हो आपके तो घर कर्जा खाने बहुत को होता है। रोटी नहीं है, आपके घर खाने को रोटी नहीं है और आप एयर कंडीशन कर्जे पे ले आए, तो फिर आपके हालात ऐसे ही होंगे जैसे हमारे चल रहे हैं। रियाज तईम, आप कुछ कह रहे थे? जी, जी, मैं इनकी बात को सेकंड कर रहा था सनाउल्लाह साहब की को, कि ये जो जो जितने भी कर्जे लेते हैं ये अपने खर्चों के लिए लेते हैं, अपने जो पूरे करने होते हैं इनके, जो जिनकी मुख्तलिफ बजट में जो तखमीना जात दिए जाते हैं, मुख्तलिफ मद्दात के, ईवान सदर का खर्चा, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट का खर्चा, और इसके अलावा दीगर जो, अच्छा इसमें सबसे एक और बात आपको इम्पोर्टेंट बता दें कि जब तक ये PSDP जो हमारा वफाक का और सूबों का रखा जाता है, तो सूबों की भी ये नाअहली है कि वो आज तक बहुत ही कम ऐसा देखने में आया है, जो तरक्याती अखराजात है वो सूबे भी पूरे साल का खर्च नहीं करते और वो लैप्स हो जाते हैं, और जो वफाक का PSDP होता है वो भी नहीं होता। इस साल की मैं आपको बता दूं
कि जो 900 अरब रुपए 901 अरब रुपए सुबह के रखे थे और 540 अरब रुपए खर्च हुए हैं इस साल। इनका ठीक। तखमीदा है कि खर्च हुए। अच्छा और जो रियाज सही, वफाक का था, हमारा टाइम खत्म हो गया। ये जो आपने मौजू अब बताया है ये पीएचडीपी का, और लोगों की असल में तो तरक्याती कामों के साथ लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। यही तो वो काम थे जो करने होते हैं और जिसके लिए पैसे लिए जाने चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। रियाज सईम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, मेरे पैनलिस्ट ने कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई आज हमें, और उनका ये मानना है कि इस बजट में कोई भी अच्छी खबर नहीं है। और पेट्रोल, जो मुझे लगता है कि जो इनकी बातों से मुझे समझ आई है कि इससे सस्ता नहीं होगा, इसके बाद अब इसने महंगा ही महंगा होना है। जो चीज अल्लाह के हवाले, फिर हमारा मुल्क पहले ही अल्लाह चला रहा है, बंदे तो चला नहीं रहे। लेकिन मुश्किल हालात है। कोरोना के बाद लगता है कि मजीद मुश्किलात आएंगी और हमें मजीद टैक्सों और मिनी बजट्स के लिए तैयार रहना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, अपने आरा से हमें आगाह कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।